हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और बादशाह औरंगजेब का समय और शिवाजी के बारे में पढ़ाने वाले, इनके युद्ध के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि बादशाह औरंगजेब कौन था और शिवाजी के बारे में। तो पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी, इससे आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि औरंगजेब, सबसे पहले जानेंगे कि औरंगजेब जो बादशाह कब बना, यानी बादशाह बना औरंगजेब, उसके बारे में समझते हैं। सन 1658 में बादशाह शाहजहाँ बुरी तरह से बीमार पड़ गया। सब लोग यह मानने लगे कि बादशाह की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाएगी। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, एक दारा, एक औरंगजेब, एक शुजा और एक मुराद, और इसमें से एक था औरंगजेब। तो चारों भाई खुद बादशाह बनना चाहते थे, यानी कि कोई नहीं चाहता था कि हमारे बड़े भाई बादशाह बने, सब अपने चाहते थे कि हम बादशाह बनेंगे, हम राजा बनेंगे। आगरा में शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर उसके काफ़ी जो उसे बाकी जो 3 बेटों ने इस बात को नहीं माना कि दारा जो होगा वो राजा बने, कैसे मान ले। सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त हथियाने के लिए आगरा की ओर चल दिए। और आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, पूरे आपको बुक ही लाए हुए आपको देखिए। और उसके बाद भाइयों के बीच कई युद्ध हुए और अंत में औरंगजेब जो है वह सफल रहा, यानी सभी एक दूसरे से आपस में ही लड़ने लगे। और अपने पिता शाहजहाँ के जीते जी औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया, यानी कि वो लड़ाई किया, वो जीत गया, वो बादशाह अपने आप को घोषित कर लिया, हम हो गए बादशाह। और उनको उनकी मृत्यु तक 12 वर्ष कैद में रखा। देखिए कितना दुष्ट आदमी था ये। इसके कारण औरंगजेब को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा कि अपने पिता को 12 साल कैद में रखा। और आगे देखते हैं, और आगे किसानों जमींदारों के विद्रोह लगाने से कमी, ये आपका ये टॉपिक है। इस सभी से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है। हर बादशाह की तरह औरंगजेब को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। एक बड़ी समस्या तो किसानों और जमींदारों की तरफ से थी। तुम जानते हो आगरा का बयाना के आसपास के जाट किसान और जमींदार विद्रोह करने लगे थे। इस तरह के छोटे बड़े कई विद्रोह साम्राज्य में जगह जगह होने लगे। और आप यहाँ पे आइए, अब इधर है और यहाँ वाला पढ़िए। हाँ, पंजाब में कई किसान, कारीगर और व्यापारी सिख धर्म को मानते थे, जिसमें यह सिखाया जाता था कि सब जो इंसान है वह बराबर है, एकदम सब इक्वल है एकदम। सिख सिख बहादुर गांव गांव में जाकर कहते लोगों के बीच सिख धर्म का प्रचार करते थे। इस माहौल में किसानों में जागीरदारों व राजाओं का सामना करना का साहस बन रहा था। इससे शासन को डर बन गया कि कहीं किसान भड़क न जाए, डर भी था। और आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। और आपका आगे है कि गुरु तेग बहादुर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली, इसको हम दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली जाकर बंदी बना लिया। कुछ समय तक दिल्ली में उन्हें मार डाला गया। और इसके बाद उनके जो पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना बनाई, यानी जो भी उसमें सेना था उसमें सिर्फ सिख ही थे। और वे पंजाब के राजाओं के से टक्कर लेने लगे, उनसे क्या था, उससे लड़ाई करने लगा। जो लड़ाई करते थे वहाँ पे जो सेना होता था उसको अपने में मिला लेते थे, ताकि उनकी जो सेना थी वो और ताकतवर बन जाती थी। ये राजा मुगल राज्य के अधीन थे। औरंगजेब ने इन राजाओं की पूरी मदद की, बहुत मदद की, और सिखों को दबा के रखा। मगर आने वाले समय में सिख फिर से एक बड़ी सेना के साथ मुगलों का मुकाबला करने लगे, लेकिन मुगल इतने बड़ी लंबी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर सकी। और मुगल साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में अफगान काबिले रहते थे। ये काबिले इस्लाम धर्म के और रोशनिया संप्रदाय को मानते थे। ये काबिले मुगलों से स्वतंत्र होकर अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने सन 1665 में विद्रोह करना शुरू किया। औरंगजेब ने राजपूतों की मदद से रोशनिया लोगों के लिए विद्रोह को दबाया। ये औरंगजेब के समय में होने वाले कुछ बड़े विद्रोह हैं, मगर इनके अलावा कई और छोटे विद्रोह अभी हुए। इन विद्रोहों के कारण जमींदारों को अपनी जागीरों की अपना लगान मिलने लगा। और आइए अब आगे देखते हैं, अगले पेज पर आते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि जागीरों की कमी, जागीर क्या थी, इसकी कमी के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए जागीरों की कमी, मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, पर अब उनके लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। इतने सारे अमीरों को वेतन में बड़ी बड़ी जागीरें देने के लिए राज्य में गांव शहर कम पड़ने लगे थे। जो थे उनसे भी लगान कम मिल रही थी। जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष, क्या हो रहा था, असंतोष। और आगे देखिए, असंतोष और तनाव बढ़ने लगा। औरंगजेब कहता था, क्या कहता था औरंगजेब, कि मेरी स्थिति एक ऐसे वैद्य जैसी है जिसके पास एक अनार है। क्या है? एक अनार है। औरंगजेब कहता था कि मेरी स्थिति एक ऐसे वैद्य जैसी है जिसके पास एक अनार है, और
क्या कि और 100 बीमार व्यक्ति है, वह उस एक अनार को किस किस को दे, ये औरंगजेब का कथन था। इस स्थिति से बचने का एक विकल्प या जागीरों के अंदर ही क्या थे वह खेती बढ़ाना कहते आखिर इस तरह जागीरदारों की आमदनी बढ़ सकती थी, पर जागीरदारों को इस क्या थे इस काम में कोई रुचि नहीं थी, यानी कि कोई मन ही नहीं लग रहा था कि ये काम करे, या फिर वो एक तरह से उलझन में फंसा हुआ था, क्योंकि उनकी जागीर का जो तबादला था वो होता रहता था। और यहाँ पे देखिए, और आप देखते हैं साम्राज्य फैलाने की कोशिश, औरंगजेब के बारे में जो साम्राज्य था उसके फैलाने की कोशिश के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के सामने जागीर की कमी से निपटने के लिए एक और विकल्प था, वह था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरे जो राज्यों के अपने राज्य से मिला लेना। मुगल साम्राज्य के पूर्व में अहोम राज्य था। यह राज्य के क्या था, यह राज्य के समय ये कहा है तो ये असम राज्य में है। 1663 में औरंगजेब के एक अमीर मीर जुमला ने अहोम राजा को हराकर उसके राज्य को मुगल साम्राज्य से मिला लिया, मगर कुछ ही वर्षों में अहोम राज्य मुगल सेना को अपने क्या कर लिए, आगे देखिए, मुगल सेना को अपने राज्य से भगा पाया और फिर से स्वतंत्र हो गया। औरंगजेब के समय में दक्षिण में 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा। इन दोनों राज्यों को सन 1686 से 87 में औरंगजेब ने हराकर मुगल जो साम्राज्य था उसमें मिला लिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। और क्या हुआ, और देखिए आगे देखते हैं। और इस देखिए आपका आगे चलिए, हाँ, और इस समय मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया। और आप देखिए बीजापुर का जो एक तरह से सुल्तान था वो आपका जो क्या था अफजल खान, जिसने शिवाजी से उनकी लड़ाई हुई थी। बीजापुर और गोलकुंडा इतने ताकतवर थे कि सिर्फ सेना के बल पर उन्हें हराया न जा सकता था, यानी कि इतने ताकतवर सेना होती थी। दक्षिण के राज्यों को हराने के लिए उन राज्यों के प्रमुख सेनापति व अधिकारियों को ऊंचे पद व जागीरा दी गई, ये अमीर मुगलों के साथ हो गए और इस प्रकार औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा जैसे ताकतवर राज्यों को हरा पाया। औरंगजेब का शासन इतने जगहों पर था। अब जितना लगान उन दोनों राज्यों से मिलता उतना ही वहाँ के अमीरों व उन्हें और नए अमीरों पर सर्च होने लगा। इस प्रकार राज्य जीतकर मुगलों को बहुत फ़ायदा हुआ और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और पुराने अधिकारियों के लिए जागीरों की कमी पड़ती रही। और अब आगे देखते हैं। और खेती फैलाने की कोशिशों और राज्य फैलाने की कोशिश दोनों ही जागीरों की कमी की समस्या का हल नहीं निकल पाया। औरंगजेब के समय में और उसके बाद भी मुगल अमीरों को देने के लिए जागीरा की कमी पड़ती रही। अगले पेज पर आते हैं और भी आज औरंगजेब के बारे में पूरा समझ ही लेने वाले हैं, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इससे। और शिवाजी और मराठे के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अब आगे हमारे प्रिय शिवाजी, हमारे वीर शिवाजी, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी के बारे में हो गया, इतना रह दे, चलिए ये आपका इतना साइज ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसको। शिवाजी और मराठे, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि तुमने पढ़ा कि कैसे अफगान कादिले जाट जमींदार और अहोम राजा अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे, यह तो हमने पढ़ लिए। और आगे देखिए, मुगलों की हुकूमत को स्वीकार नहीं कर रहे थे। दक्षिण भारत में भी औरंगजेब को एक ऐसी ताकत से भिड़ना पड़ा जिसे जीतना आसान न था। वो कौन थे? वो थे हमारे शिवाजी। ये थे महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में रहने वाले मराठी लोग। वे अच्छे सैनिक थे और उन्हें बीजापुर, गोलकुंडा व मुगल राज्य की सेनाओं में भर्ती किया जाता था। क्या था? भर्ती किया जाता था वहाँ पे सेना में लड़ने के लिए। और आगे देखते हैं। एक मराठा सेनापति था शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी भोसले, जिनके जो बेटे थे वो थे हमारे शिवाजी। तो शाहजी जो भोसले थे उसका बेटा था शिवाजी। क्या था? शिवाजी के बेटे। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर यानी पुण्य दे रखी थी। शिवाजी साहसी था और सोच रहा कि वह दूसरे राजाओं को की सेवा क्या करे, यानी कि जो शिवाजी थे वो बहुत महान एक तरह से आदमी थे, यानी कि तो उनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। खुद का राज्य क्यों नहीं बना लिए, वो सोच रहे थे शिवाजी कि हम राजाओं की सेवा क्यों करें भला, बाकी राजा औरंगजेब का पीछे क्यों, हम खुद का राजा बनेंगे, खुद हम साम्राज्य अपना बनाएंगे। मराठे का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र में ही एक सेना इकट्ठी करने लगा। यानी 18 देख सोच के देखिए आप, 18 साल का होगा, अब क्या करे कुछ नहीं, और 18 साल में सेना बनाने की सोच रहे हैं। कौन? हमारे शिवाजी। तो चलिए आगे देखते हैं और आपका पावर पढ़ते हैं आगे, ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। वह आसपास के जमींदारों के किलों पर हमला बोलकर उनके किलों को लूट आता था। कौन? ये आपका
लूटा था, धीरे धीरे उसने कई किलो को अपने कब्जे में कर लिया। कौन, ये शिवाजी की बात हो रही था कि कब्जे में करने के बाद उनकी सेना एक मजबूत सेना बनती चली गई। इस बीच दक्षिण भारत में मुगलों का राज्य भी फैल रहा था। शिवाजी को मुगल सेना से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी क्या कहते, जो मुगल सेना जिसको औरंगजेब चलाता था ये सब, तो मुगल सेना से भी शिवाजी को टक्कर लेनी पड़ी थी। शिवाजी ने अपनी छोटी सी सेना के बल पर कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया था। अपनी छोटी ये भी उनके सैनिक थे ना, जो सेनापति, वो इतने महान, इतने इतना एक तरह से कर्मवीर थे कि जो बड़े बड़े सेना का अगर एक आदमी 100 पर भारी पड़ता था, शिवाजी का एक आदमी 100 पर भारी था। ऐसी बड़ी सेनाओं से लड़ने का उसके पास एक निराला तरीका था। वह दुश्मन से सीधे न लड़कर क्या करते थे, जो शिवाजी के जो सेना थे, वह दुश्मन से क्या करते, सीधे न लड़कर उस पर अचानक हमला करके क्षति पहुंचाता और भाग जाता था। यह शिवाजी के सैनिकों का काम था। उसकी सेना बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती थी, जबकि मुगल सेना बड़ी लंबी चौड़ी होने के कारण भी धीरे धीरे चलती थी, जिस कारण वो हार जाती थी। यही इससे सीख मिलता है कि हमें गतिमान रहना चाहिए। और बार बार अचानक हमले करके शिवाजी मुगल सेना को थका देता और फिर सीधे टक्कर लेकर उन्हें हराता था। इसे छापामार युद्ध भी कहा जाता था, यानी कि होता वो हमला करते जब भी वो थक जाते थे। देखिए बुद्धिमानी कितनी थी शिवाजी के पास। और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो उनके जो पुत्र थे शंभू जी, वो भी संभाजी मराठा राज्य, चलिए मराठा राजकरण समझते हैं। शिवाजी महाराष्ट्र में अपना राज्य बनाने में सफल हुआ, पर उसे अपना राज्य बढ़ाने के लिए लगातार क्या करना पड़ा था, अपना राज्य बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़िए। देखिए यह हमारे शिवाजी का भी आप फोटो देख सकते हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं आगे। ये हमारे शिवाजी, और इसके बारे में पढ़ते हैं। आसपास के राज्य बढ़ाने के लिए आसपास के अन्य राज्यों पर हमला करना पड़ा था। उसे बड़ी ताकतवर सेना रखने की ज़रूरत थी और उसके लिए धन चाहिए था। क्या चाहिए, धन चाहिए, तभी वो सेना को और बढ़ा सके। उसने अपने राज्य के किसानों को लगान वसूल करने की व्यवस्था की। इसके अलावा और अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए क्या किए हमारे शिवाजी, और भी उसके धन तो पैसा वैसा तो बोल सकते हैं, उस समय तो पैसा हुआ नहीं करते, उसमें तो धन ज़्यादा तो होती थी, यानी कि जो गहने वो सब। उसने दूसरे राज्यों के किसानों और व्यापारियों से धन वसूल करने की कोशिश भी की। उसने दूसरे राज्यों के लोगों से यह मांग की कि जितनी लगान वे अपने राजा को हर साल देते हैं, शिवाजी हर साल देते हैं, उसका 1/4 हिस्सा, यानी कि एक जो चौथाई हिस्सा था, 1/4 हिस्सा अलग से शिवाजी को सौंपे। इस लगान को इस लगान को चौथ कहा जाता था। दूसरे राज्यों के कई गांव शहरों के लोग मराठों को क्या करते थे, चौथ देने पर मजबूर थे, क्योंकि वे मराठा सैनिकों के हमलों से वे डरते थे। जो लोग चौथ नहीं देते थे उन्हें हर साल मराठा सैनिकों के हमलों का सामना करना पड़ता था, यानी मजबूरी में देना पड़ता था। यही तो होती है एक राजा की नीति। और क्या चौथ से मिला धन मराठा सेनापतियों यानी कि सरदारों के बीच बांट दिया जाता था। ये सरदार ही शिवाजी के राज्य के अलग अलग हिस्सों पर शासन करते थे, तभी शिवाजी की सेना आगे बढ़ पाई। मराठा सरदारों के हमले का सामना करते करते मुगल सेना थक गई। मराठों का सामना करते करते मुगल सेना थक गई। इन्हीं मुकाबलों के दौरान औरंगजेब के जीवन का अंत भी हो गया, लेकिन वह शिवाजी उनके हाथ ना आ पाए। औरंगजेब का जो पूरा हिंदुस्तान पर जीतना जो सपना था वो सपना ही रह गया। बादशाह बनने के 10 साल बाद औरंगजेब ने एक आदेश दिया। बादशाह बनने के 10 साल बाद, यानी 10 साल हो गए, जब बादशाह ने एक आदेश दिया कि उन सारे मंदिरों को जिन्हें हाल ही में बनाया गया है, जब एक तरह से जो औरंगजेब राजा बना उसके 10 साल के बाद क्या किया, वो आदेश दिया कि जितने मंदिरें हैं उसको तोड़ डाला जाए और केवल पुराने मंदिरों को रहने दिया जाए। उसने उन मंदिरों को भी नष्ट करने का आदेश दिया जहाँ पर मुसलमान हिंदू धर्म का अध्ययन करने आते थे। या मुसलमान से वो हिंदू धर्म का अध्ययन करने आते थे, अपने के अध्ययन समझने आते थे हिंदू धर्म क्या होता है इस बारे में। तो उन सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। किसने, ये आपका औरंगजेब ने। वो आते थे ताकि वे ऐसा ना कर सके। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे। ये इसलिए तो औरंगजेब काल में आप सुने होंगे बहुत बार। बादशाह बनने के 21 साल बाद क्या हुआ, बादशाह बनने के 21 साल बाद सन 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। किसानों, व्यापारियों और कारीगरों ने इसका कड़ा विरोध किया, बहुत ज़्यादा। औरंगजेब की इन नीतियों से उसके बहुत से अमीर जो थे अभी खुजा रहे थे। और चलिए आगे देखते हैं। और वे समय समय पर औरंगजेब को समझाने की कोशिश करते थे। जो उनके बड़े बुजुर्ग थे वह औरंगजेब को समझाने की कोशिश करते थे कि बेटा औरंगजेब ऐसा ना करो, कि यह नीति साम्राज्य के हित में नहीं है, ऐसा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। आखिर में क्या हुआ, ये महंगाई तो पड़ा। उसके दरबार के कई मुसलमान अमीर भी उसकी धार्मिक नीति का समर्थन नहीं करते थे, कि मानते नहीं, अरे औरंगजेब जाओ, बाहर में जाओ, कुछ भी करो, तुम नहीं मानेंगे। औरंगजेब के सबसे प्रमुख अमीरों में महाबत खान भी था। उसने बादशाह को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। उसने लिखा था कि औरंगजेब की नीतियों न धर्म के लिए अच्छी है
और नए साम्राज्य के लिए। पर औरंगजेब अपनी नीतियों पर अटल रहा, वो छोड़ा नहीं था, वो किसी का सुनता ही नहीं था। ये तो वो आपका शिशुपाल वाला महाभारत के, ये औरंगजेब की ये भी कहानी है। और चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे ये मरने के बाद ही जजिया फिर से हटाया गया। औरंगजेब की इन नीतियों का क्या कारण हो सकता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह कट्टर था, इसलिए उसने मंदिर तोड़े और जजिया लगाया। पर अगर ऐसा था तो उसने बादशाह बनते ही ये कदम क्यों नहीं उठाया? वो बादशाह बनते ही क्यों नहीं आप मंदिरों को तोड़ने लगा? अपने शासन के 10 से 20 साल बाद ही उसने क्या ज़रूरत महसूस की कि उसने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कट्टर नीतियाँ अपनाई, कि वह हिंदुओं का छोड़ना भी तो बिल्कुल ही हिंदुओं को इसलिए। और अगर देखते हैं इस प्रश्न पर विचार करने से हम समझ पाते हैं कि औरंगजेब धीरे धीरे कई संकटों से गिरता जा रहा था। तो क्या कि तुम इन संकटों के बारे में पाठ के शुरू में ही जहाँ तक लगता है यह खत्म होने वाला है। तो चलिए यहीं तक रहने दें, या फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। उसने अपने निकट सलाहकारों से औरंगजेब के शासन काल में अमीरों में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। अकबर के समय में कुल 22 हिंदू अमीर और शाहजहाँ के समय में कुल 98, जबकि औरंगजेब के समय में कुल 182 हिंदू अमीर थे, जो उसकी धार्मिक नीति के बावजूद उसके साथ रहे। शायद ऐसे राजनीतिक कारणों की वजह से औरंगजेब ने कई मंदिरों व मराठों को जमीन व पैसे क्या थे दान में दिए। और उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिरों में ऐसे दान के फरमान आज भी देखे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जजिया का संकट, मुगल साम्राज्य, इसका देखते हैं। जजिया जागीरों का संकट और मुगल साम्राज्य का टूटना, इसका कारण देखते हैं। ये तो लिखा था कि मुगल शासन से किसान परेशान थे और जगह जगह विद्रोह करने लगे थे। जमींदारों भी अपना स्वतंत्र राज बनाने की इच्छा से विद्रोह करने लगे थे। इन विद्रोह के कारण जमींदार जो थे जागीरदार वो किसानों से पर्याप्त लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। और चलिए आगे देखते हैं। नहीं कर पा रहे थे तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। और उनकी क्या हुआ था उसके बाद, और उनकी आमदनी कम होने लगी थी। आमदनी कम होते जाने की वजह से जागीरदार कम संख्या में घुड़सवार रखने लगे। जमींदारों की घुड़सवार कम हो गए तो जो जमींदारों के विद्रोह को दबा नहीं पाए। ये तो उन जागीरदारों की बात है जिनके पास जागीरें थी, लेकिन बहुत सारे अमीरों को जागीरें भी नहीं मिल रही थी। अमीर बहुत थे और जागीरें कम, तो सारे अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं बची। अब बहुत से अमीर इसी कोशिश में लगे रहते थे कि उन्हें किसी तरह जागीर मिल जाए, और वे भी ऐसी जगह मिले जहाँ कोई किसानों और जमींदारों के विद्रोह नहीं है। देखिए इस प्रकार से पूरा कांड था ये। और आपको अच्छी जागीरें पाने के लिए अमीर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक बार क्या कहते, एक बार अगर जहांगीर मिल जाए तो जमींदार क्या थे, जो जागीरदार कोशिश करते थे कि उस जागीर के किसानों से ज़्यादा लगान वसूल किया जाए। उन्होंने बादशाह के लगान के बारे में नियमों और कानूनों का पालन करना छोड़ दिया। हमने देखा कि सारे अमीरों का 2-3 वर्षों से तबादला हो जाता था, साथ ही उनकी जागीरों का भी। और चलिए और भी है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद एक और आपका लेक्चर लाएंगे। फिर तबादला हो जाता था, मगर अब जिनका तबादला होता था उन्हें फिर से जागीरें मिलने में बहुत समय लग जाता था। इस कारण अमीर यह कोशिश करने लगे कि उनका तबादला ही ना हो और वे एक ही जगह रहे। अगर बादशाह उनका तबादला भी कर दे तो वे दूसरी जगह जाने से मना कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे अमीर बादशाह के आदेशों की अवहेलना करने लगे, उसका एक तरह से तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे। कई सूबेदार अपने अपने सूबे में स्वतंत्र रूप से क्या शासन करने लगे। इस प्रकार बंगाल, अवध, हैदराबाद के सूबेदार स्वतंत्र हो गए। कई बार जमींदार जिन्होंने विद्रोह किया उन्होंने स्वतंत्र राज्य बनाने, मराठे का अलग अलग राज्य बना, राज्य राम जाट के वंशजों के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और आपका दिल्ली आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। और पंजाब के सिखों ने भी स्वतंत्र राज बनाने, ये सब सिर्फ नाम के लिए अपने को मुगल बादशाह के अधीन मानते रहे, वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। बस दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह का हुक्म चलता रहा। इस तरह विशाल मुगल साम्राज्य जिस पर एक बादशाह की हुकूमत चलती वह टूटकर बिखर गया। यह था आपका औरंगजेब की कहानी। आपका जो आगे का जो आपका यह होगा आपका पार्ट, वो आपका सेकेंड लेक्चर, आप एक और आपका वीडियो आएगा, वो उससे भी आपको जरूर देखना है। उसके बाद में हमने युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो प्रथम युद्ध शिवाजी शाहू जी, उसके शिवाजी के बेटे, उसके बाद औरंगजेब का कौन कौन सा युद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे।
तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आपको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल से आप लेते रहेंगे। और जब भी नए बच्चे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये हमारा न्यू चैनल है, इस पर आपको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। और पसंद आने पर जाहिर सी बात है लाइक कर देंगे। ये सब करने में आपको पैसा तो लगता नहीं है, कितना तो आपको कर ही देना चाहिए, इतना आप समझा रहे हैं, ठीक है।